ऐसे दौर में जबकि निराशा हर तरफ है, और वही आपने कहा है कि मुनाफा और आतंक दो डंडे हैं, कि भाई मुनाफा ले लो या फिर जो है सीबीआई, ईडी और तमाम तरह की जो एजेंसीज हैं वो आपकी पूरी कब्रें खोदेंगी, कुंडली को निकालेंगे आपकी। आगे क्या देखते हैं फ्यूचर आप? ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने इतिहास तो बदलता है, उसमें से कुछ नायक निकलते हैं। कांग्रेस खत्म हो रही है तो जहां जहां कांग्रेस खत्म हो रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी सत्ता ले रही है या उसकी जगह ले रही है। कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पा रही है। माना जा रहा है कि जो ये चुनाव आ रहे हैं अगले, गुजरात और हिमाचल प्रदेश वगैरह के, ये कांग्रेस के लिए आखिरी मौका होगा उसके पुनर्जीवन का या मुकाबिल होने का बीजेपी से। आपको दृश्य क्या दिखता है? मैंने, चूंकि आप चीजों को बहुत ही एक खास अंदाज में जन पक्षधर तरीके से एनालाइज करते हैं, तो अगले 10 साल की तस्वीर क्या दिखती है? ये त्रासदी और बढ़ती जाएगी, गहराती जाएगी? जनता जो बेरोजगार और मुफलिसी में मारी जनता है, वो सत्ता की भाषा बोलने वाले मीडिया चैनलों की जो खुराक है, जो जहर है, उसके प्रभाव में आकर बुलडोजर से लेकर तमाम चीजों को वो जस्टिफाई करते रहेंगे? ये खेल चलता रहेगा? नहीं यार, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे आज तक के भीतर देखिए या किसी भी एबीपी के भीतर देखिए या किसी भी चैनलों में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां समझदार लोग नहीं है। समझदारी नहीं चाहिए। यह एक अगर पॉलिसी डिसीजन ले लिया जाए तो जाहिर है वैसे चेहरे उभर कर आएंगे जो कि ऐसी बातों को रखें जिन बातों का कोई महत्व ना हो और उसकी उम्र सिर्फ तत्काल भर की हो। हम एक बेवकूफ़ी करेंगे लेकिन वो बेवकूफ़ी तत्काल भर की उम्र में जी पाए, क्योंकि उसकी उम्र तत्काल भर की है। ये काम जुडिशरी भी कर रही है, ये काम देश का ब्यूरोक्रेट भी कर रहा है, और ये काम संपादक भी कर रहे हैं, और ये काम पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस का सवाल शायद अभी लाना उचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो जाएगी नहीं होगी, ये बड़े वैसे सवाल हैं जैसे कांग्रेस का जन्म जिस लिहाज से। हमको लगता है इसके उलट सवाल देखना चाहिए। जो संकट आपको यूपी में नजर आना चाहिए था, यूपी और बिहार की राजनीति मंडल से निकली हुई राजनीति है, और मंडल की राजनीति को कमंडल ने अपने हिस्से में लाकर खड़ा कर लिया, जहां पर उसकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग चली गई और सारे कास्ट एस्पेक्ट में चले गए। और जब आपकी पूरी डेमोक्रेसी ही राजनीतिक चुनाव को जीतने और हारने पर टिकी हुई हो, तो जातियों के समीकरण भी चुनावी जीत के साथ ही जुड़ेंगे, मीडिया हाउस भी चुनावी जीत के साथ ही जुड़ेंगे, नौकरशाहों की मौजूदगी भी चुनावी जीत के साथ ही जुड़ेगी, और इस देश का चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी उसी के साथ जुड़ेगी। यह भी दिमाग में रखिए, वो इसमें भ्रम ना पालिए कि वह अलग ग्रह से आया हुआ है। अब तो रमन्ना साहब का टर्म खत्म हो गया। रमन्ना साहब के दौर का सबसे टेस्ट केस तो पेगासस ही है, और पेगासस को लेकर जो भी जासूसी कांड इस देश में हुआ, उस पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सुनवाइयों में क्या कहा, इसको एक क्षण के लिए सुन लीजिएगा तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी जानकार होगा लॉ का कहेगा ये क्या मजाक बना रखा है आपने। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया एक सुनवाई में कि आप सोशल मीडिया में मत जाइए, जो कहना यहाँ कीजिए, समाधान तो यहीं से मिलेगा। तो समाधान पेगासस का कहाँ तक आया, ये भी है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल सरीखा व्यक्ति खुले तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में कहे कि हमने जो कह दिया सो कह दिया, आपको जो मानना है मानिए, मत मानना है मत मानिए, तो संविधान तो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की व्याख्या के लिए था, वह भी गया। उसके बाद जब उससे अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि सरकार का कहना ये है तो यह देश के साथ खतरा है, बताने पर तो है, आप मान लो, इसमें तर्क मत करो हमसे, खेल खत्म हो गया। सारी चीज सिमट रही है, फोल्ड होती चली जा रही है उस चुनावी जीत हार के बाद। तो इस देश में उम्मीद और आस पॉलिटिकल पार्टी यही लगाकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही काम कर रही है, केजरीवाल भी यही काम कर रहे हैं कि हो सकता है किसी दिन हम जीत जाएंगे तो फिर हम राजा हो जाएंगे। सबको यही लगने लगा एक झटके में। यानी उस चुनाव तक पहुंचने की वो पूरी प्रक्रिया जो इस डेमोक्रेसी में अलग अलग पायों के जरिए चलनी चाहिए थी, सब खारिज हो गई, खत्म हो गई। किसको क्या मतलब है? यानी तुम चुनाव जीत गए तो तुम राजा हो गए, हार गए तो खेल खत्म तुम्हारा, यही मान लिया गया। इस मानने और नहीं मानने की प्रक्रिया में ही हमारे सामने आर्थिक संकट है, बेरोजगारी का संकट है, किसानों का संकट है, बैंकों का संकट है। ऐसे संकट से गुजर रहे हैं जिस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, किसी के पास कोई विजन उभर कर नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल पार्टी, क्या वाकई एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाना चाहिए? केजरीवाल का प्रयोग जिस दिशा से चला था वह
बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की दिशा तक में चला गया, क्या देखा जाना चाहिए। वही भगत सिंह जो कहते थे कि किसी भी हालत में धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए, लेकिन हमको भगत सिंह की तस्वीर से प्यार है, वो पीछे रहेगी। वही बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो ये कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा, वही अम्बेडकर की तस्वीर भी हमको मंजूर है। लेकिन सब चीज मंजूर है, ध्यान दीजिए, एसेंस के तौर पर सब चीजों की मौजूदगी है। तो मीडिया भी एसेंस के तौर पर क्यों नहीं रहेगा, पार्लियामेंट भी एसेंस के तौर पर क्यों नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी एसेंस के तौर पर क्यों नहीं रहेगा। ये क्या भ्रम पाले हुए हैं आप। तो जो सवाल 2014 से पहले के थे, अब लोगों को समझ में आ रहा है, शायद गुजरात में ये मॉडल रहा होगा जो अब देश में नजर आ रहा है। लोग के जहन में ये सवाल आ सकता है। और यकीनन ये बात है कि 2002 के बाद की परिस्थितियों में जो चीजें डेवलप हुई हैं गुजरात में 2013-14 तक, उसके बाद किसी की गुजरात में हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लकीर को मिटा सके या उससे आगे भी सोच सके। अब तो सीधे सीधे पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली से हटा दिया जाता है, जाओ जी, सीएम किसी को भी उठा के बैठा दिया जाता है। तो ये आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है। क्या दिल्ली में अगर हरियाणा ये पंजाब के आए हुए नौकरशाह निर्देशित हो और फिर जाके काम करें, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है गुजरात में पूरा सत्ता पर, दोनों में अंतर क्या है हमको बताइए। या ध्यान दीजिए, हर कोई मोदी होना चाहता है, मुश्किल सबसे बड़ी ये हो गई। या अपने अपने दायरे में हर कोई मोदी है, क्या कोई डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअली चीजों को क्यों नहीं लेता है। संपादकों की भी यही स्थिति आ गई, अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियां देखते हैं कैसे सत्ता बरकरार रहे, चीजें किस रूप में चले और कोई सवाल ना करे, कोई खड़ा ना हो, इसी रूप में चीजें चलती चली जाए और आगे बढ़ती चली जाए। यानी एक मरते हुए, आप 10 साल की बात कह रहे हैं, हम 10 साल का नहीं मसला है, 10 साल में चीजें बदले ना बदले, लेकिन इस देश की जो पहचान थी, इस देश के भीतर रहने का जो उत्साह और उल्लास था, इस देश को जीने की जो उम्मीद थी, राजनीतिक चुनाव और सत्ता परिवर्तन के बाद की जो अलग पॉलिसीज का, सारी चीजें तो ध्वस्त हो गई है। तो आप फिर किस दिशा में हम लोग बात करें कि 10 साल के बाद कौन सी परिस्थिति होगी। हमारा कहना ये शख्स आज नहीं कल बदलेगा ना भाई, ऐसा थोड़े है कि नहीं बदलेगा, लेकिन क्या आप बताने की स्थिति में है कोई दूसरा शख्स जिसको आप लाना चाहते हैं, वो शख्स के पास कोई विजन है, कोई नाम है आपके पास। और जो लोग ईडी और आईटी से घबराते हैं, हमें समझ नहीं पाता है कि जेल ही जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। तो भाई जेल के बाहर की स्थिति जेल से भी बुरी है, तो जेल में चले जाइए ना। और जेल में कौन जाना चाहते हैं। ईडी ने 122 नाम भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 122 सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। उन 122 लोगों में से कौन करप्ट नहीं है ये भी आप बता दीजिए। लेकिन एक दूसरा हिस्सा आइए, इन 122 को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं सरकार के पास, क्यों नहीं भेजा जा रहा है। उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी हैं और उसमें शरद पवार की पार्टी के लोग भी हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें डीएमके के लोग भी हैं, उसमें आरजेडी के लोग भी हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं, उसमें टीआरएस के लोग भी हैं। और लिस्ट पब्लिक में है, ऐसा कुछ नहीं है कि लिस्ट छुपी हुई है। और उनके खिलाफ जो केसेस बंद तो जेल में होना चाहिए, जेल में नहीं डालेंगे। आप ये सोचिए, ये पॉलिटिकल क्लास है भारत के भीतर का। और उस पॉलिटिकल क्लास को मौजूदा वक्त ने नए तरीके से डिफाइन किया कि हम 2 कॉरपोरेट को रखेंगे, 3 इंडस्ट्रियलिस्टों को रखेंगे, 4 दुनिया भर में जो दलाली कर सकते हैं उनको रखेंगे, 5 ऐसे, और इन सबको एक खाका पहनाएंगे कि देखिए ये है नेशनलिज्म, आप कर लो। क्या ये नई टीम तैयार हो रही है। संपादक नहीं है कोई इसमें। जी, आपके जो शो आते थे टेलीविजन पे, थोड़ा फिर कुछ हल्के फुल्के सवाल पे आते हैं। उसमें आप ब्लैक स्क्रीन पे खेलते थे जो है, और उसमें कुछ पुराने फिल्मी गाने भी आप सामयिक तौर पे कनेक्ट करते थे। वो अब दिखता नहीं है किसी चैनल पे जो है, सब वही हल्ला शोरगुल, बड़ा भयानक रंग। तो वो जो आपका एक तरीका था वो कहीं है नहीं टेलीविजन में। मैंने वो एक अभाव अभी भी महसूस होता है। एक बहुत बड़ी संख्या है जो आपसे शायद संवाद नहीं करती है, लेकिन आपको मिस करती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपका यूट्यूब पे पुण्य प्रसून वाजपेयी के नाम से चैनल है आपका, जो कि काफी बड़ा चैनल है, उसमें भी वीडियोज में ये प्रयोग क्यों नहीं शुरू करते हैं आप। ये हालांकि तकनीकी टीम करेगी, लेकिन मतलब ये लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं ये बात पहुंचाऊं आप तक जो है। नहीं, आप जो गाने कुछ भी बजाएंगे उसके राइट्स आपके पास होने चाहिए। ओके। और वो बड़ा मॉनिटरी मामला है।
और चैनल्स हम चूंकि बजाते थे तो आज तक ने बहुत सारे राइट्स भी लिए थे जो गीत बजाते थे। कभी कभी कुछ गानों के राइट्स नहीं थे चैनल के पास तो उनका नोटिस भी आता था। लेकिन हमको लगता है ऐसा है कि वो जो प्रयोग लगातार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये मानना रहा, हमसे बहुत उस दौर में पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हम बोले हमारी रुचि दो चीज में बहुत इसलिए रहती है क्योंकि भारत में अभी भी टेलीविजन जो है परिवार का हिस्सा है, पूरा परिवार बैठ के देखता है। उसमें दादाजी भी होते हैं और पोता भी होता है, नतनी भी होती है और सास भी होती है और बहू भी होती है। क्या आप ऐसा न्यूज बना सकते हैं जिसमें सबकी कोई रुचि हो? हम ग्राफिक्स में बहुत समय देते थे, आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आज तक के लोग जानते हैं, इवन एवीपी में भी लोग जानते हैं। ग्राफिक्स रूम में हम कंटिन्यूअसली बैठ के उस पर जोर देते, हम कहते थे ग्राफिक्स इंटरेस्टिंग हो और बड़े मोहक हो चेहरा, जब सामने आए तो लोग इफेक्ट उसके महसूस करें, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और सरलता के साथ उन ग्राफिक्स को रखा जाए। सरलता के साथ। और उसको इस रूप में मत रखिए कि वो टेक्नोलॉजी लगने लगे कि टेक्नोलॉजी से निकली हुई चीज है, बनिस्पत उसके पीछे चूंकि एक व्यू चल रहा होता है तो ग्राफिक ऐसा हो जिसमें लगे कि ये जो बोल रहा शख्स है, और उसमें तो हमारा स्क्रीन पे चेहरा भी है मान लीजिए अगर, तो ये बोल रहा और चीजें वैसे ही सामने आ रही है। बिल्कुल। तो ये संवाद जो था ये हम एडिटिंग में भी करते थे, एडिटर्स को भी साथ बैठते थे, तो वो एक अलग हिस्सा है कि अब क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता, ये तो जो लोग काम कर रहे हैं वो जाने। लेकिन मॉनेटरी एस्पेक्ट बड़ा मैटर करता है। और हमारे पास, हम लोग के पास हुनर क्या है? यही हुनर है कि कंटेंट पे काम करें, यही हुनर है कि 10 किताब पढ़े, यही हुनर है कि 10 लोगों से मिले, यही हुनर है कि अच्छी राइटिंग कर लें। और क्या हुनर हम लोग के पास आ सकता है? तो हमको ये सोचकर सोशल मीडिया में, जो आप बार बार जानना चाह रहे थे हमसे कि ये कहाँ से चीजें उत्पत्ति हो गई, यूट्यूब, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। सवाल इसका था कि अपने आप को अपन कैसे खपाएं। बिल्कुल। तो हमारी रुचि खुद के लिए इसलिए थी क्योंकि हमारी खुद की रुचि सबकी रुचि है, हम ये मान कर चलते हैं और बनाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग कुछ दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। तो झटके में किसी ने यूट्यूब क्रिएट कर दिया, मान लीजिए हमारे लिए आया वो सबसे पहले, हमें आज भी याद है पहला यूट्यूब पे आप देखिएगा तो वह जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर था। और जॉर्ज फर्नांडिस से चूंकि उनसे भी हमारे बड़े शानदार रिश्ते रहे हुए हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार का कुछ मसला था, कुछ इसको लेकर पहला वीडियो जो था तो आया, तो बैठा हुआ था, तो हम बोले चालू करो कैमरा, उसने चालू कर दिया, उसने रिकॉर्डिंग कर लिया, बोला अब इसको हम डालते हैं, कल इस पे बातचीत करेंगे हम लोग। जिस शख्स ने बनाया था उसने डाला, तो उसमें हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो कुछ रिएक्शन से हमको ये फील हुआ कि लोग जो हैं वह इस सोशल मीडिया को पब्लिकली नहीं मानते हैं। माने आप टेलीविजन पे जब न्यूज देख रहे होते हैं ना, तो वह एक आपको, आपसे न्यूज चैनल की एक दूरी होती है, वो क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जब आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और अपने यूट्यूब में देख रहे हैं, तो वो आपने सिर्फ यूट्यूब खोला है, किसी दूसरे ने खोला है नहीं खोला है आपको पता नहीं है। तो उसमें आपका जो निजीपन होता है वह उस रिएक्शन में हमको नजर आया, क्योंकि एक दो जो रिएक्शंस थे उसमें जॉर्ज को लेकर, कुछ ऐसे रिएक्शन थे जिसको हम भी जानते थे और शायद वो बताने वाला भी जानता था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश का रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और हम एनडीटीवी में थे और हमारा कश्मकश एक प्रोग्राम शुरू हो रहा था इंटरव्यू का, और इसको लेकर शोर मचा हुआ था, किससे बात कीजिएगा आप इस सरकार में। तो एनडीटीवी का एक अलग रुतबा और सारी चीजें, तो सब अपने अपने प्रयास में लगे थे। चूंकि दिबांग अपने तौर पे बोला था यार इससे बात करो, उससे बात करो, ना कर दे। राजदीप अपने तौर पे लगा हुआ था कि अच्छा प्रसून का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कश्मकश इंटरव्यू बेस्ड है, इसमें किससे शुरुआत हो, पढ़ रहा है, रोज पूछते थे किससे हो कुछ। तो जब सब ने प्रयास कर लिया तो उसके बाद हमने, जो हमारा प्रोड्यूसर था उसको हमने बोला जॉर्ज क्या जाओ, और जॉर्ज को बोलो कि प्रसून ने बोला है कि उसका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सो इंटरव्यू देना है, और वो आएंगे नहीं, आप ही को एनडीटीवी के दफ्तर में आना होगा। देश के रक्षा मंत्री, दिमाग में रखिएगा, और वाजपेयी और उस समय का दौर को याद कीजिए अगर। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी, प्रणव राय ने उनसे पूछा तो प्रसून नेक्स्ट अब कौन? तो हम बोले जॉर्ज फर्नांडिस। अभी तक उनकी हामी आई नहीं थी, या वो प्रोड्यूसर ने बताई नहीं थी, जो भी था। तो राजदीप कुर्सी से चले, इम्पॉसिबल यार, जॉर्ज कैसे यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम।
बड़ा मुश्किल सवाल था कि कोई बोल रहा है मंडे या ट्यूसडे का दिन था, शनिवार को जाना था और हमने हाँ कर दी। अब फिर हम जॉर्ज साहब को फोन लगाया हमने, अरे जॉर्ज भाई प्रसून हमको मिल गया था यार, चिंता मत करो, ये बताओ सुबह अगर आ जाए तो कैसा रहेगा, हम शाम में नहीं आ पाएंगे, शाम में ये कार्यक्रम है, सुबह आना चाहते हैं, और लेकिन हम तुम्हारा क्योंकि शनिवार को है तो हम शनिवार को नहीं, हम शनिवार नहीं फ्राइडे की मॉर्निंग, सैटरडे की मॉर्निंग में आएंगे, तो हम एक काम करेंगे 9 बजे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा प्रोग्राम देख लो, उसके बाद जैसा भी होगा आधे घंटे का प्रोग्राम होगा, ये होगा। अब आप सोचिए कि जब आपके रिश्ते हैं और जब आप पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं, सारी चीज जान रहे हैं, तो उस पीरियड में हम लोगों के लिए एनडीटीवी, राजदीप सरदेसाई, प्रणव राय, जवपुरा, और वो ये जॉर्ज फर्नांडिस से हमारा एक निजी रिश्ता, तो ऐसे बहुत सारे, इवन उस समय मुरली मनोहर जोशी भी कहे और झटके में, तो अपना ये आर्गुमेंट है कि एक्चुअली में जो स्ट्रेंथ थी जर्नलिस्ट की और मीडिया का जो ऑरा था, इन सब ने मिलकर खुद ही खत्म किया है। तो ऐसे में ना तो आपके रिश्ते बचे हैं, ना ही आप इंटेलेक्चुअली चीजों को आप काउंटर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन पूछेगा। उस समय मुरली मनोहर जोशी से हमने पूछा था, अगर लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपको मंजूर होगा क्या? उनका मुंह खुला का खुला रह गया कुछ सेकंड, और कैमरे ने पकड़ लिया, लगभग मेरे ख्याल से 10-12 सेकंड उनका मुंह खुला रह गया, ये कैसे सवाल पूछ सकता था हमसे कोई। और संयोग ऐसा हुआ, रायबरेली केस में कुछ फैसला आया और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, तो मुरली मनोहर जोशी ने सबसे पहले एनडीटीवी में फोन किया और बोला, यार प्रसून हमको वो कैसेट भिजवा दो, क्योंकि आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हम आडवाणी के खिलाफ रहते हैं। वही तो जवाब है जिसमें जवाब उनको मिल जाएगा। तो आप चीजों को आगे देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोग इतने तत्काल में आकर टिक गए, और तत्काल होते होते इस देश का मतलब ही इलेक्शन मान लिया गया। इलेक्शन मान लिया तो प्रधानमंत्री इलेक्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका हर चीज तो इलेक्शन में ही लगता है, चाहे अब आप सोचो कि लालन कॉलेज हमको याद है 2013 का, भुज में लाल किला पीछे बनवाया था मोदी जी ने मनमोहन सिंह को गाली देने के लिए, वो भी 15 अगस्त 2013 के दिन। बिल्कुल, कौन भूल सकता है उसको। और कल रात में भी हमने देखा जब लाल किले पर थे, तो लाल किले को अगर 10-12 हर साल में 10-12 बार प्रधानमंत्री जाकर भाषण देने लगे तो लाल किले के प्राचीर शब्द तो गायब हो जाएगा, आप डाइल्यूट कर देंगे धीरे धीरे चीजों को। तो हम एक ऐसे प्रोसेस में आकर फंस गए। इसको जिंदा कौन करेगा? जिंदा दो ही लोग कर सकते हैं, या तो हमारा मानना है अदालत कर सकती है या फिर मीडिया कर सकता है, यही दो स्वतंत्र है, और दोनों ही अगर रेंगने लगे तो फिर इसका तो कोई उपाय नहीं है। आपने कहा जो मुरली मनोहर जोशी ने सोचा कि ये कैसे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, आपने कुछ ऐसा ही सवाल रामदेव से पूछा था, और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे खूब देखा जाता है, और उनका भी मतलब मुंह खुला तो खुला रह गया, क्या मैंने वो नाराज हो गए। जैसे उनका भी हाल में एक वीडियो आया कि सवाल पूछने वाले से वो करेंगे तो क्या मैं तेरी पूछ उखाड़ लेगा क्या, पेट्रोल का सवाल एक पत्रकार ने पूछा था। तो मैंने आप एक सख्त सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट का मूल धर्म है, मूल गुण है। मुझे याद है आलोक तोमर ने आपको लेके कहा था कि पुण्य प्रसून में एक क्रिएटिव ईगो है जो कि हर पत्रकार में होना चाहिए, हमारे पास यही हमारी पूंजी होती है, हमारी थाती होती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि पुण्य प्रसून जैसे लोग एलियन हैं जर्नलिज्म में, जो कि धीमे धीमे साइडलाइन होते जा रहे हैं और वो खुद में सिमटते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, एलियन की बात नहीं है। हमें ये बताइए कि जिस दिन कोई न्यूज चैनल जर्नलिज्म करने लगेगा तो अभी भी हम वो पहले व्यक्ति होंगे जहां अप्लाई कर देंगे। बहुत बड़ी बात। जब आप जर्नलिज्म कर ही नहीं रहे हैं तो हम आपके यहाँ कैसे आ जाए, क्या करने आ जाए? हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या किस रूप में करेंगे। अब आप दूसरी बात ये भी है कि आप तो पता नहीं होगा, एनडीटीवी में हमने छगन भुजबल का इंटरव्यू किया था, और अगर आप लोग को याद हो तो दाऊद के भाई कास्कर आए थे उस समय इंडिया में, और ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे। बॉम्बे में हम गए इंटरव्यू करने के लिए, एनडीटीवी के उसमें बुलाया गया, और हमारा आखिरी सवाल उनसे था कि दाऊद के भाई कास्कर को इंडिया में लाकर जेल में बंद करने के बदले आपने कितने पैसा लिया था? वो चुप हो गए, जवाब नहीं दिया। हमने बोला हमारी जानकारी के हिसाब से 50 करोड़।
राज्य का गृह मंत्री है, मसला दाऊद के भाई का है और सवाल हम खुले तौर पर पूछ रहे हैं। अब इसका दो ही मतलब था, या तो वो हमको बंद कर दे या इंटरव्यू रोक दे, क्या कर सकता है। हमें लगता है ये चीजें जर्नलिस्ट के लिए कोई मैटर नहीं करती है। हम लोग जब पाकिस्तान गए थे, हम और अशरफ वानी, और जब पीओके में मुजफ्फराबाद में रुके जहां पर कोई जा नहीं सकता है, पहला शख्स वहां पर हमारे नीलम होटल है वहां पर मुजफ्फराबाद में, उस होटल में घुसने के बाद अशरफ वानी नीचे उतरे पानी की व्यवस्था कराने के लिए कि कमरे में पानी नहीं है। नीचे आए तो उनको एक अफगानी मिल गया। उस समय सोचिए, हम आपसे जिक्र कर रहे हैं लाल किले पर अटैक हुआ था, उसके बाद हम लोग गए थे और आज तक चैनल शुरू हुआ था सन 2000 की पहली बार जब हम लोग गए थे। आज तक चैनल के लिए कुछ करना था तो खड़ा करना था तो हम लोग को इजाजत थी, कुछ भी कीजिए, तो हम लोग निकल पड़े थे पाकिस्तान और पीओके चले गए। उस अफगानी ने अशरफ वानी से कहा, तो तुम्हारे साथ एक हिंदू आया है, उसको बोलो लौट जाए नहीं तो गोली मार देंगे। अरे अशरफ वानी इधर उधर की दाएं मारे, नहीं बड़ा जर्नलिस्ट है, ये है वो है, वैसे वैसे। ऊपर आया अशरफ, बोला गुरु हम लोग को लगता है वापस लौटना होगा इस्लामाबाद। बोले क्या हो गया? बोले नीचे ऐसा आया है। हमने एक सेकंड, पता नहीं क्या था, हमने एक सेकंड नहीं रुके, हम तुरंत नीचे आए और खोजने लगे। तो पीओके में हथियार पकड़ के चलना उलना बड़ी छोटी सी बात है, और तो हम लोगों ने बहुत नजदीक से सारी चीज देखी है। हमने पूछा आप ही हैं? उससे पूछा तो उसने बोला मिली जुली भाषा में, जिसमें कश्मीरी भी था, कि इंडिया से आए हो? बोले हाँ। तो उससे पहले बोलता, हमने उससे बोला यार हाथ में बंदूक है, गोली मार दो, कि बोलने की जरूरत क्यों पड़ी तुमको? उस एक वाक्य ने हमको लश्कर चीफ तक पहुंचा दिया, जिसका इंटरव्यू हमने किया था। अच्छा मार ही देता तो मार ही देता, अपन क्या कर सकते थे आप बताओ। ये चीजें हमें लगता है जर्नलिस्टों के लिए कोई मैटर करनी नहीं चाहिए अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि दलाली करते हुए तो एक लंबी फहरिस्त है जो मर जाते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन जर्नलिज्म को जीते हुए आपको 3-4 नाम ही नजर आएंगे जिनको मारा गया। तो ये चीजें सत्ता चाहती अक्सर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि वो आप कितना कड़ा सवाल पूछ रहे हैं, कितना हल्का सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि उस सवाल के पीछे का फैक्ट है या नहीं है सही। अगर फैक्ट सही नहीं है तो फिर कड़ा सवाल का कोई मतलब नहीं, सामने वाला ठाका लगा के हंस पड़ेगा। और दूसरी होगी कि वो आपको अपने तरीके से प्रताड़ित करेगा, तो ये उसका काम है, ये उसके हिस्से में चीजें आती है, वो क्या करता है नहीं करता है, उसकी कितनी ताकत है नहीं ताकत है। लेकिन आप चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं, और खास तौर से उस देश में, जिस देश में आप भाग्यवान हैं कि आप पढ़ लिए, हायर एजुकेशन कर लिए और उसमें प्रोफेशनल हो गए, जर्नलिस्ट बन गए साहब। जिस देश के भीतर में 3.5% लोग हायर एजुकेशन के बाद प्रोफेशनलिज्म को अपना पाए, उस देश में आप सोचिए कितने भाग्य। वो भी काम नहीं करेंगे, आप उसको भी बेच देंगे, फिर क्या मतलब है? फिर आप कुछ दूसरा काम हुनर सीख लेते इतने दिनों में। तो ये हमको लगता है ये सारी चीजें अभी भी प्रोफेशनलिज्म के साथ जिंदा रहनी चाहिए। और अगर जहां होगी, और जिस दिन इस देश में कोई मीडिया हाउस खड़ा हो जाएगा, मैं तो पहला आदमी हूँ जिसके अप्लाई करूंगा कि भाई हम चाहते हैं काम करें आपके साथ, क्योंकि हमको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया की ताकत क्या है और कितनी बड़ी तादाद में वह इस देश के लोगों को अपने साथ एक झटके में जोड़ता है। ये ताकत सोशल मीडिया की कभी नहीं हो सकती है। और सोशल मीडिया के जरिए जो सोचते हैं कि चीजें बदल देंगे, पलट देंगे, उन्हें भ्रम है, शायद कोई हैसियत नहीं है साहब। हम लोग तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए चीजें कर, जिंदा रखने से मतलब इंटेलेक्चुअली चीजें कम से कम लगातार पढ़ते रहें, जानते रहें, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। बाकी कोई थोड़ी है कि आपके लिए रईसी में रहना है, 5 सितारा घर हो जाए, बड़ी सी गाड़ी से कोई महत्व नहीं है। तो हमें लगता है कि शायद जर्नलिज्म को जिंदा रखने जो हाशिया है, हाशिए पर जर्नलिज्म गया है। एलियन की स्थिति इस देश के जर्नलिस्टों के साथ आई है, तो क्या करें, कैसे करें, किस रूप में करें। तो यह तो, जबकि पता है कि इस सत्ता की उम्र कब तक है, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत इसके पीछे मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सत्ता की उम्र, अरे मनमोहन सिंह सर एक आदमी 10 साल रह गया तो ये 15 साल रह जाएंगे, इसमें क्या जाता है। तो एक से एक लोग रहे हैं, तो रम खान लोग रहे हैं इस देश में प्राइम मिनिस्टर, लेकिन किसी ने भी चीजों को इतना फोल्ड नहीं किया कि होते होते सब चीज चुनाव पर ही सिमट जाए। और वो चुनाव ही डेमोक्रेसी भी हो जाए, चुनाव ही लाइफ हो जाए, चुनाव ही इस देश में ऑक्सीजन हो जाए। कमाल की चीज है।
तो प्रधानमंत्री तो चुनाव के लिए जीते मरते हैं, तो सबसे बेस्ट तो वही है। काहे की किसी की हैसियत, कोई कुछ क्यों बोलेगा, सबको पता है उधर ही से पाइपलाइन जुड़ी हुई है जिंदगी की, तो सब उन्हीं के लिए वाह वाह करते रहेगा। जबकि फैक्चुअली जब बात करना शुरू कीजिएगा तो आप जान के हैरत में आ जाइएगा कि जो लोग कहते हैं इस प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, 2014 से लेकर 2022 तक की अगर आप एक एक पॉलिसी को लेकर डिस्कशन कर लीजिए। हमने सिद्धार्थ वरदान से कहा था जब छोड़ा था, मतलब इस देश में इसकी जरूरत है इस शख्स की एक एक पॉलिसी को बताने की, इसने कितना हार्म किया है या कितना इस देश को प्रभावित किस रूप में किया है। इसका कुछ हिस्सा आकार पटेल की किताब में आया है जी। जो किताब लिखी है उसमें कुछ हिस्सा। अब सवाल है कि आकार पटेल को ही आपने अमेरिका जाने से रोक दिया, तो रोक दिया, तुम्हारा काम है, तुम रोक सकते हो यार, आकार पटेल को थोड़ी बदल दोगे। अब हम इस पे रोना गाना शुरू कर दें, अरे देखिए डेमोक्रेटिक राइट था, और देखिए ये था। डेमोक्रेटिक राइट तब होगा ना जब डेमोक्रेसी होगी। अरे पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर तब होगा ना जब वहां पर आप पार्लियामेंट्री बनकर कुछ कर रहे होगे। फालतू बात है, सब कुछ कर ही नहीं रहे हो, वक्त काट रहे हो। लेकिन सर आपने महसूस किया होगा कि मोदी जी बड़ी छोटी छोटी बातों पे मन में खुन्नस रखते हैं। आकार पटेल को रोक दिया, पुष्पन वाजपेयी को निकाल दिया, विनोद कापड़ी चले गए टीवी 9 के प्रोग्राम में, तो इनको कैसे आपने रख लिया अपने चैनल में, लोग दिन रात गरियाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों को गांठ बांध के रखते हैं, जबकि जिस पद पे हैं उस पद पे बैठे आदमी को जितना उदात्त होना चाहिए, या जो हमारे यहाँ संसदीय परंपरा रही है उदारता की, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लें भारतीय जनता पार्टी में, कि वो मैंने माफ करना और गले लगाने की बात करते थे, वो जीते थे उसको जो है। तो ये चीज कहीं जो वो नागपुर वाली संघ की संस्कृति है कि मैंने चीजों को, उनका जो कल्चरल करेक्शन की जो बात आप कर रहे थे कि जो उनकी रणनीति का हिस्सा है, तो मैंने क्या इस देश में अंततः एक रंग, एक ढंग, एक तरीका, एक खाना, एक पहनावा, वो जो चाहते हैं वो लोग वही चलेगा, या मैंने इसमें फिर दूसरे लोगों के जो कि भारत के का जो गुण है, विविधता, अनेकता, बहुत सारे अलग अलग रंग हैं, ये बरकरार रह पाएगा? एक बड़ा संघर्ष है इसके बीच में। नहीं देखिए यशवंत, हम लोग पहली बार देख पा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक एंड बैलेंस क्रिएट किए थे इंस्टीट्यूशंस के जरिए, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा, सीबीसी का रोल क्या होगा, जांच एजेंसी, प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई, उसका रोल क्या होगा, एक चेक एंड बैलेंस था। पहली बार ये महसूस हुआ कि चेक एंड बैलेंस खत्म हुआ और सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली पावर के साथ थे वह सत्ता के लिए काम करने लगे। इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है। मतलब आप सीएजी की रिपोर्टों को ही देखिए, अगर विनोद राय जो थे, विनोद राय आज आप जब एनालिसिस करेंगे तो क्या एनालिसिस करेंगे, यही ना करेंगे कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। वो सीएजी की रिपोर्ट जो थी वो परसेप्शन को सही बता रहे थे, फिर बीजेपी उसको इश्यू बना, यही आप एनालिसिस कर पाएंगे आज की तारीख में, लेकिन उस पीरियड में तो नहीं कर पाते। तो यह जो बीजेपी की पूरी जो ट्रेनिंग थी, उस पूरी ट्रेनिंग को भी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल से शायद नरेंद्र मोदी की टीम ने इस पे बड़ा काम किया, और 2-3 चीजों पे उन्होंने ध्यान रखा। वो कौन सी चीज है जिसपे वह कुछ कहते हैं तो उसका प्रचार प्रसार नीचे तक चला जाए, वह कौन से चेहरे हैं जिनको वो काउंटर करते हैं तो उसका मैसेज उनकी राजनीतिक सत्ता को मजबूती दे दे, वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें वो निर्णय कोई ले लेते हैं तो उनके जो अपने भक्त हैं बोलेंगे अरे वाह, इतना ताकतवर शख्स तो इससे पहले कभी था नहीं। यानी कानून का राज नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है, चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, सारी चीजें आपने फोल्ड कर दी अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए। भारत ऐसा नहीं था, भारत ऐसा हो गया। तो पहली बार सबको समझ में आया कि दरअसल संविधान जो हमारा है, उस संविधान की शपथ लेकर जो उस शपथ को लेने के बाद ही उस संविधान को सिर्फ अपना बना ले तो आप क्या कर सकते हैं। ये पहली बार संकट आया है, इससे पहले कभी ऐसा संकट आता नहीं था, जो ब्यूरोक्रेसी के सामने भी आज भी, क्योंकि किसको पता था कि प्रोफेशनल्स की नियुक्ति इस देश में यूजीसी के आईएएस एग्जाम के पैरेलल में होने लगेगी। आपने सोचा था कभी? हमने तो कभी नहीं सोचा था। कि हम लोग तो मानकर चलते थे कि आईएएस और आईपीएस की परीक्षा होती है, चुने जाते हैं, एक ट्रेनिंग होती है। पता चला नहीं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे आएंगे उनको हम प्रोफेशनल्स के नाम पर, और प्रोफेशनल्स हमारी विचारधारा से मिलने चाहिए। यानी एक पूरा का पूरा शिफ्ट है।
अमेरिका में भी ऐसा होता है, जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो उनके सारे लोग 25,000 लोग आ जाते हैं, डेमोक्रेट्स आते हैं तो उनके 25,000 लोग आ जाते हैं। तो यह एक उस डिजाइन में है कि कल आज ये है, कल हो सकता है कोई एक्स वो जेड आए। हमको याद है इसमें देवरस से हमारे चूंकि संवाद बड़ा डायरेक्ट का था, नागपुर में जब हम लोकमत समाचार में थे तो वहां पर देवरस सरसंघ चालक हुआ करते थे और नागपुर यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति होनी थी। और उस बैठक में देवरस जी ने हमको इंटेंशनली बुलाया, आप आइए। उस बैठक में संघ की बैठक थी और हम चूंकि कवर करते थे और लिखा करते थे और उनसे भी चर्चाएं होती थी। उसमें उन्होंने एक सवाल रखा तमाम स्वयंसेवकों के सामने, बोले वीसी कौन होना चाहिए। किसी ने, वो प्रोफेसर भोड़े था उनका नाम लिया, किसी ने किसी और का नाम लिया, किसी ने किसी और का नाम लिया। जब सब नाम हो गए तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, एक नाम हमने बोला और तुम्हारे मन में एक नाम पे भी सहमति नहीं है, तो आरएसएस को इस तरीके से अपने आप का विस्तार करना है कि हर फील्ड में उसका एक व्यक्ति जरूर हो आने वाले वक्त में जो संभाल सके। तो ये मैसेज अपने आप में काफी था कि किस तरीके से हर फील्ड को घेरना है और उस हर फील्ड में अपने अनुकूल परिस्थितियों को डेवलप करना है। तो आरएसएस की यह ट्रेनिंग और गवर्नेंस में मोदी का लेप और उनका अपना मॉडल, इसके काउंटर में क्या कांग्रेस काम करेगी और कौन सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। ये लोग तो इंतजार कर रहे हैं जब जनता में आक्रोश होगा और जनता ही पक्ष की भूमिका में आ जाएगी, तब शायद कुछ कल्याण हो जाए। ये तो यही सब सोच कर रहे हैं, एकदम यही इंतजार कर रहे हैं कि जनता ही आके कहेगी कि साहब आ जाओ, बस हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, आप संभाल लो। जबकि इनको पता होना चाहिए कि इस देश में कॉर्पोरेट फंड करता है पॉलिटिकल पार्टी को, आपको और हमको नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम मैटर करता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का विजन जो है इस दौर में मोदी काल ने वह भी विजन हर लिया, खत्म कर दिया। तो यह एक अपने तरह की स्थिति है जो इससे पहले कभी आई नहीं थी। और मीडिया को भी पैरेलल में ना खड़े, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा थोड़ा ही है। 300 करोड़ रुपया तो मिला ही था चंदे के तौर पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला था। उसी अलग मसला है कि उधर हजारों करोड़ मिले थे, यहाँ पर कुछ 100 करोड़ था। लेकिन आप चीजों को खड़ा करेंगे ना, आपने खड़ा ही नहीं किया, आपने मान लिया अच्छा वो कर रहा है वो तो ठीक ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो पॉलिटिकल पार्टी में चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इन चारों के मोदी विरोध से ज्यादा तीक्ष्ण विरोध वह जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, वो आम लोग भी कर रहे हैं जो अपने तौर पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। यस, इनके तेवर ज्यादा तल्ख है और आपको टैग करना पड़ता है इनको कि साले क्या राजनीति करते हो, इसका मतलब है आपको कुछ पता ही नहीं है, इस देश को समझ ही नहीं है। तो एक बार देश ही घूम लो गांधी की तरह, जान तो लो देश